आज मैं इस वीडियो में मैं एक ऐसे महान पराक्रमी योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने छोटी सी उम्र में अपने राज्य का पूरा कार्यभार संभाल लिया था, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। जी हाँ, चलिए हम चलते हैं उस महान सूरवीर योद्धा के बारे में जानते हैं। महान सूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा सोमेश्वर था और उनकी माता का नाम कपूरा देवी था। इनके पिता अजमेर के राजा थे। 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब से इन्होंने अजमेर का कार्यभार संभाला और अजमेर के उत्तराधिकारी बने। इनका जन्म इनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष बाद हुआ था, जिसके कारण राज्य में कई लोगों को इनके उत्तराधिकारी बनने पर नापाबंदी थी, जिसके कारण वे हमेशा इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा कुशल शासक बनके जनता की उम्मीदों पे खड़ा उतरना सीखा। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर एक कुशल योद्धा बने और इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही कुशल योद्धा थे। अपने बाल्यकाल से ही शब्दवेणी बाण विद्या का आभास किया था, जिनके जरिए वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, सोरसेनी, मगधी और अपभ्रंश भाषा समेत 6 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इन्होंने मीमांसा, वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और गणित चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। ये अश्व और हाथी पर नियंत्रण करने की विद्या में बहुत माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान की माता कपूरा देवी अपने पिता की एकमात्र संतान थी, जिसके कारण कपूरा देवी के पिता महाराजा अंगनपाल, जो दिल्ली के राजा थे, उन्हें इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें अपनी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनने का सुझाव आया। तब वे पृथ्वीराज चौहान के पिता और माता दोनों की सहमति से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। फिर सन 1166 में महाराज अंगनपाल की मौत होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नए राजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर का कार्यभार संभाला। उसके बाद दिल्ली तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंदेल शासकों को पराजित किया। चकुल वंश के राजाओं से भी युद्ध लड़ा और एक कुशल शासक बनकर प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरे। जनता की भलाई के लिए भी अनेक साहसी कार्य किए। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। संयोगिता राजा जयचंद्र की पुत्री थी, जो कन्नौज का राजा था। संयोगिता बचपन से ही काफी सुंदर थी और वह अपनी सहेलियों से पृथ्वीराज चौहान के वीरता के कई सारे किस्से सुनती हुई आई थी, जिसके कारण वह पृथ्वीराज चौहान को एक बार देखना चाहती थी। उसी बीच एक बार दिल्ली से पन्ना राय के नाम से चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज चौहान के चित्र को लेकर कन्नौज आए। जब रानी संयोगिता को इसके बारे में पता चला तो वह उस चित्रकार को अपने पास बुलवाया और संयोगिता ने चित्रकार से पन्ना राय को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर बनाने के लिए कहा और तस्वीर देखते ही संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो जाती है, जिसके बाद वह चित्रकार पन्ना राय को अपनी तस्वीर बनाकर अपनी मन की बात पृथ्वीराज चौहान को कहने के लिए कहती है। चित्रकार पन्ना राय रानी संयोगिता का चित्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और उनके मन की बात भी बताते हैं। तस्वीर में संयोगिता की सुंदरता को देखकर पृथ्वीराज चौहान भी उस पर मोहित हो जाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं और दोनों का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ते जाता है।
अब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानियां धीरे धीरे राज्य के अन्य लोगों के कानों में भी आने लगी। जब इस बात का पता चला संयोगिता के पिता जयचंद को, तो वह संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करते हैं, क्योंकि जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, जिसके कारण वे नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में शादी करें। जयचंद्र ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित किया, जहां पर अनेक देश के राजकुमारों को बुलाया गया था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने किले के बाहर दरवाजे पर द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान के पुतले को लगाने का आदेश दिया। संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को पत्र में खुद को अगवा करने का संदेश भेजती है। उसके बाद संयोगिता वरमाला पहनने के लिए आती है, तो वह पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर माला डाल देती है, जिससे देख उनके पिता अपमानित और क्रोधित होते हैं। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के पत्र को पढ़ने के बाद स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और संयोगिता की सहमति पर संयोगिता को अगवा करके राजधानी में ले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। चंदवर दाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। ये पृथ्वीराज के दरबार के दरबारी कवि भी थे। चंदवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान के आत्मा आधारित पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में लिखा था। चंदवर दाई के पढ़े श्लोक के कारण पृथ्वीराज 8वीं बार युद्ध में शब्दवेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर पाते हैं। पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद गोरी पृथ्वीराज चौहान और चंदवर दाई को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जाता है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं देता है। यहाँ तक कि गर्म लोहे के शरीर से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को भी जला देता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब चंदवर दाई की सलाह पर पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने के कर्तव्य प्रदर्शन करने के इच्छा प्रकट करते हैं। तब चंदवर दाई एक श्लोक 4 बांस 24 गज अड़ंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत झुको चौहान पढ़ते ही, जिसके जरिए पृथ्वीराज चौहान को एक संकेत देते हैं कि मोहम्मद गोरी कितनी ऊंचाई पर बैठा है, ताकि पृथ्वीराज चौहान उतनी ऊंचाई पर ही सही निशाना लगाएं। उसी संकेत पर पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ देते हैं और एक बाण मोहम्मद गोरी के मस्तिष्क को भेद देता है। उसके बाद अंत में अपनी दुर्दशा से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंदवर दाई एक दूसरे की हत्या करके मर जाते हैं।